बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अभी तक जो हमने काम किया है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की थी और हमने ये देखा था कि डॉट प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर्स और इन जनरल द ज्योमेट्री ऑफ द यूक्लिडियन स्पेसेस। तो हमने ये भी देखा था कि फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट गिव्स यू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और उसके बाद हमने फ्रेम्स की डेफिनेशन की थी और मैंने बताया था कि व्हाट आर फ्रेम्स। फ्रेम्स आर जस्ट लाइक जैसे ओरिजिन में आपके पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स यू हैव आई, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई यू हैव जे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड यू हैव के यूनिट वेक्टर। और इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो ओरिजिन है। सिमिलरली मैं इस सारे फ्रेम को आई जे के इस फ्रेम को ट्रांसलेट कर सकता हूँ टू एनी पॉइंट P ऑफ R3। और इसकी हमने डेफिनेशन में देखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई करें तीन वेक्टर्स, तो हम उन्हें कहते हैं कि दे आर फ्रेम एट ए पॉइंट P। इस डेफिनेशन को आज हम दोबारा देखेंगे क्योंकि आज हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो फार्मूलाज किए थे लास्ट टाइम उनको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि आज हम उनको यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हम एटीट्यूड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द फ्रेम और दिस इज़ समथिंग फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हम इस चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। आज हम इसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़े थे और जैसा कि मैंने बताया था कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में टूल्स आप यूज़ करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से और लीनियर अलजेब्रा से। सो दिस इज वन ऑफ द टूल फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। एंड देन वी विल डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज अनदर वे ऑफ एसोसिएटिंग a real number to two vectors or 2 points of R3। ये मैंने बताया था लास्ट टाइम कि किसी भी पॉइंट ऑफ R3 को मैं वेक्टर ले सकता हूँ because there is a position vector corresponding to that point. So we know how to take product of two vectors and this product is dot product. There is another way of multiplying two vectors and this is cross product और ये आज हम देखेंगे what is cross product and what are the properties of these cross product. Properties in the geometric sense. Geometrically ये आपको क्या देंगे cross product। आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी। सो सबसे पहले ये जो थ्योरम है लास्ट टाइम हमने किया था और मैंने ये बताया था कि दिस इज़ ए वेरी यूजफुल टूल इन कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर। सो जब मैं कोऑर्डिनेट्स का नाम ले रहा हूँ, सो फॉर एग्जांपल इस केस में आप देख सकते हैं ये जो v.e1 है इट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ e1 और e1 e2 e3 क्या है? दिस इज जस्ट ए फ्रेम। So these are three unit vectors which are mutually orthogonal. Angle between any two of them is 90 degrees. So this is E1, this is E2, this is E3. कोई सा भी वेक्टर गिवन है हमारे पास V. So I need to find the coordinate of V in terms of E1, E2, E3. तीन यूनिट वेक्टर्स E1, E2, E3 गिवन है। मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं V के इन टर्म्स ऑफ दीज। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि E1, E2, E3 spans R3। In other words, every vector can be written as a linear combination of these three vectors. So V can be written in general as A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3. Now what are these coefficients? Is there a simple way of finding these coefficients? And the theorem says yes, there is a simple way. Using dot product we can calculate these coefficients. So V dot E1 is A1, V dot E2 is A2, V dot E3 is A3. So using dot product we can actually calculate these coefficients. Or in more detail, what is A1 E1? अगर मैं V का कंपोनेंट लूँ in the direction of E1 then this is this vector
v dot e1, which is a scalar. V dot e1, dot of two vectors is a scalar. So this is a scalar multiplied by e1. So the scalar multiple of e1 is a vector which is parallel to e1, but it's greater than in length to e1, or in general it could be smaller than the length of e1, but it is smaller or greater in length to e1. Similarly, I can find the component of v in the direction of e2. It is going to be v dot e2 e2. So v dot e2 once again a number, और इस नंबर को मैं e2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि e2 के पैरेलल है, और इसकी जो लेंथ है वो e2 से बड़ी है या छोटी है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ v dot e. Similarly, I can find the third component of v in the direction of e3. This is a scalar multiple of e3, and what is the scalar? v dot e3. So ये चीज़ हमने देखी थी, और डेफिनेटली अगर मैं पॉइंट ओरिजिन पे हूँ और e1, e2, e3 को मैं ijk ले रहा हूँ, द यूजुअल यूनिट वेक्टर्स, तो उस केस में कोई सा भी मैं वेक्टर लूँगा उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे v डॉट आई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस v डॉट j इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस v डॉट k इंटू k यूनिट वेक्टर. सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली आपके पास कुछ इस किस्म की टर्म्स आएंगी, 3i प्लस 4j प्लस 5k. सो ये एक पर्टिकुलर मैंने वेक्टर लिया, एक एग्जांपल लिया v की, जो कि 3i प्लस 4j प्लस 5k देगा मुझे. सो दिस 3, 4, 5, these are the coefficients or these are the coordinates of this vector v. So इसलिए हम कहते हैं कि ये जो थ्योरम है ये कैलकुलेट करता है आपके कोएफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम एट पॉइंट p. और इन पर्टिकुलर अगर मैं सेंटर ओरिजिन ले लूँ तो ijk is a particular example of a frame, and I can also calculate the coefficients of v with respect to this particular frame. Next हमने देखा था कि if v can be written as a linear combination of the frame a1 e1 plus a2 e2 plus a3 e3. Similarly, if I take another vector w which can be written as a linear combination of these ei's, which is frame, so a1 e1 plus a2 e2 plus a3 e3, and w is equal to b1 e1 plus b2 e2 plus b3 e3. Then I can take the dot product of v and w, and using the properties of dot product and using the definition of the frame, I can easily see that it is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So what are the properties of dot product that we are using here? The properties are that the dot product is distributive over addition. So I can multiply a1 b1 into e1 dot e1. So it will contain terms like, मैं पहली term लिख रहा हूँ सिर्फ, a1 b1 e1 dot e1, because dot product is distributive from both sides. Similarly, there will be other terms, or then I use the definition of the frame. What is the definition of the frame? In the definition of the frame, we kind of impose the following condition: E dot dot Ej is equal to delta Ij, and this is Kronecker delta function, जिसको हमने बहुत डिटेल में देखा था लास्ट क्लास में. So if I is equal to j, then this is equal to 1, otherwise 0. So since in this case ei, I is 1, ej, j is 1, I is equal to j, so e dot e1 dot e1 is 1.
So we will get a1 b1. So here is a1 b1, which is one of the terms of v dot w. Similarly, we will get a2 b2, a3 b3, and the rest of the terms will be 0. So हमने ये भी देखा था कि अगर मैं फ्रेम चेंज कर दूं तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, और अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे तो आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगी. सो आप यूं कह सकते हैं दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ v एंड w डिपेंड्स ऑन द फ्रेम. सो फ्रेम चेंज कर दें, v डॉट w का आंसर डिफरेंट आएगा आपके पास. ओके जी. सो टुडे we will start from the definition of attitude matrix of a frame. Frame क्या है? 3 vectors हैं in the tangent space of a point P to R3. इन तीनों पॉइंट्स के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं, और लेट्स से E1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A1 1, A1 2, A1 3. E2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A21, A22, A23. और E3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A31, A32, A33. अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को रो वाइज एक मैट्रिक्स में लिख दूं, सो दिस फर्स्ट रो इज E1, दिस सेकंड रो इज E2, एंड दिस थर्ड रो इज E3. सो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा, दिस इज कॉल्ड द attitude matrix of the frame. और why the name attitude? क्योंकि इसमें more or less तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन दे दी है आपने किसी भी फ्रेम की, सिवाय इसके कि इसमें ये नहीं हमें पता चलेगा कि what is the point P, ये किस टेंजेंट स्पेस के पॉइंट्स है. So for example in this case these are tangents to R3 at point P. लेकिन इस मैट्रिक्स में आपको पॉइंट P जो है वो नहीं नजर आएगा. लेकिन बाकी तमाम प्रॉपर्टीज आपको फ्रेम की इजीली पता चल सकती हैं इस मैट्रिक्स A से. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मैट्रिक्स द एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ द फ्रेम. ओके, सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट? सो वी नो दैट एट एनी पॉइंट P, so at any point P of R3, one of the frames is U1 of P, U2 of P, and U3 of P, and we know that these 3 vectors belongs to the tangent space to R3 at point P, and each and every of these vectors is a unit vector, and these 3 vectors are mutually orthogonal. So in other words, if I take U1 and the angle between U1 of P and U2 of P is 90 degrees. Similarly, the angle between U1 of P and U3 of P is 90 degrees. Similarly, the angle between U2 and U3 is 90 degrees. So these are mutually orthogonal, और ये चीज़ आप देख सकते हैं by just calculating the dot product of U1 and U2. For example, the dot product of U1 of P and U2 of P is 0, and so they are orthogonal. Similarly, dot product of U2 of P and U3 of P is 0, so they are orthogonal, and the dot product of U1 of P and U3 of P is 0, so they are mutually orthogonal. So this is a frame. अब इस फ्रेम के corresponding attitude matrix क्या बनेगा? So attitude matrix corresponding to this frame is, so what is U1 of P? Let's see, what is U1 of P? U1 of P is a unit vector, and the initial point of this vector is 1,
is P. U2 of P is a unit vector and the initial point of this vector is P. Similarly, U3 of P is a unit vector, initial point is P. And these are not just ordinary unit vectors, these are very special unit vectors. So U1 of P is parallel to x-axis, so the y coordinate and z coordinate of this vector are 0. So this is parallel to x-axis and this is unit vector, so it has a special form. So it's just like translating IJK system where I is parallel to x-axis, j is parallel to y-axis, k is parallel to z-axis. So translating those three unit vectors to the point P. Okay, so these are not just ordinary unit vectors, these are very specially chosen unit vectors and they are mutually orthogonal. So फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में हम u1 of p लिखेंगे और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम पॉइंट p को इग्नोर करेंगे, पॉइंट p की इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स A में नहीं लिखी जाएगी. सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को u1 of p लिखेंगे इग्नोरिंग दिस पॉइंट p. So what is u1 of p? 1 0 0. So the first row of this matrix is 1 0 0. The second row of this attitude matrix of this frame is u2 of p. Ignoring this point p, we will get 0 1 0. So 0 1 0 is the second row. Similarly, what is the third row? 0 0 1. So 0 0 1 is the third row. So this is the attitude matrix of this frame. Now we may ask, can we interchange the rows? So these are just unit vectors which are mutually orthogonal. So is it possible कि मैं एक और frame ले लूँ? Let's say I take another frame E1, E2, E3 and this frame is defined like E1 is equal to 0 0 1, E2 is equal to, at point P of course, E2 is equal to 0 1 0 and E3 is equal to 1 0 0 at point P. So these three are unit vectors. We can see the length of each and every of them is 1 and these are mutually orthogonal. The dot product of any two of them is 0 and they are tangent vectors to R3 at point P. So the three conditions for three vectors to be a frame at a point P are satisfied. So if these are satisfied, then this forms a frame. So E1, E2, E3 in this case, in this example, forms a frame. So what is the attitude matrix of this frame? So attitude matrix of the frame is, so the first row will be E1. So the first row is 0 0 1. Second row is 0 1 0. So 0 1 0. And what about the third row? 1 0 0. So 1 0 0. And this matrix, let's say this is matrix B. So this attitude matrix corresponding to this frame is basically just a row operation. आपने first row और third row को आपस में interchange कर दिया तो मेरे पास एक और attitude matrix आ गया. So the point is we can take any three elements of the frame and then we can write down any element in any row because it will give you another attitude matrix. But the attitude matrix corresponding to this particular frame is this one, but I can take another frame and it will correspond to a matrix which is just interchanging the two rows of A. Okay, so another example,
लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत स्पेशल केस लिया था ऑफ ए फ्रेम एट ए पॉइंट. सो व्हाट वाज द फ्रेम? इसमें E1 was defined by this, E2 was given by this, and E3 हमने लिया था 1 over square root 2 minus 1 over square root 2 0. आप देख सकते हैं इन तीनों की लेंथ 1 है. These are unit vectors and these are vectors with initial point P or tangent vectors to R3 at point P, and they are mutually orthogonal. If I take dot product of E1 and E2, it is 0. If I take dot product of E1 and E3, it is 0. If I take dot product of E2 and E3, it is 0. So these are mutually orthogonal unit vectors which are tangent to at point P. So what does this imply? So E1, E2, E3 are three unit vectors which are mutually orthogonal and are tangent to R3 at point P, forms a frame at point P. So if they form a frame at point P, we can define attitude matrix corresponding to this frame. So what is the attitude matrix? So the attitude matrix corresponding to this frame so first row में आप क्या लिखेंगे? E1 1 over square root 3 1 over square root 3 1 over square root 3. second row में आप E2 लिखेंगे. what is E2? 1 over square root 6 1 over square root 6 minus 2 over square root 6. और थर्ड रो में आप क्या लिखेंगे? द वेक्टर E3. व्हाट इज वेक्टर E3? 1 over square root 2 minus 1 over square root 2 and 0. So this is the attitude matrix corresponding to this frame. So similarly, given any frame, I can easily calculate the attitude matrix corresponding to the frame. If the rows of a square matrix are orthonormal, then the matrix is called orthogonal. So what does it mean that the rows of a square matrix are orthonormal? So orthonormal means, so orthonormal so for example, I have three vectors E1, E2, E3, and they are rows of a matrix. So let's say E1 is equal to A11, A12, A13, E2 is equal to A21, A22, A23, E3 is equal to A31, A32, A33. तीन वेक्टर्स मेरे पास गिवन है और ये तीन वेक्टर्स क्या हैं? These are rows of a square matrix. So for example, what is the matrix जिसकी ये rows हैं? The matrix is A11, A12, A13. So let me write it down in another ink. A21, A22, A23, and similarly A31, A32, A33. So this is E1, this is E2, this is E3. So कोई सा भी मैट्रिक्स गिवन है उसमें जो मैं फर्स्ट रो है उसको मैं E1 ले लिया, जो सेकंड रो है उसको मैंने E2 ले लिया, जो थर्ड रो है मैंने उसको E3 ले लिया. So if the rows of a square matrix are orthonormal, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि the first thing is the norm of E1 equals to 1, norm of E2 equals to 1, and norm of E3 is equals to 1. So they are unit vectors, first thing. And the second thing is they are mutually
orthogonal. So mutually orthogonal means E1 dot E2 is 0, E1 dot E3 is 0, and E2 dot E3 is 0. They are mutually orthogonal. Any two of E1, E2, E3 is the dot product of any two of E1, E2, E3 is 0. So that's what it means by orthonormal. So the rows of a square matrix are orthonormal, means given any matrix A, I can take the first row to be vector E1, the second row to be vector E2, the third row to be vector E3. And these three vectors satisfy these two conditions. उन तीनों का norm 1 है, unit vectors हैं, and they are mutually orthogonal. So we say that rows of a square matrix are orthonormal. Then the matrix is called orthogonal. ऐसा matrix जिसकी जो rows हैं वो ये properties satisfy करें, उसको हम कहते हैं this is an orthogonal matrix. और जैसा कि हमने एटीट्यूड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया अभी, उस एटीट्यूड मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट द एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ एनी फ्रेम इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एटीट्यूड मैट्रिक्स में जो रोज हैं वो आपके पास फ्रेम के एलिमेंट्स हैं, और फ्रेम के एलिमेंट्स ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं. दे आर यूनिट वेक्टर्स एंड सेकेंडली दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. सो अगर एटीट्यूड मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो फ्रेम्स के एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट रो है वो E1 है, सेकंड रो E2 है, थर्ड रो E3 है, वो फ्रेम के एलिमेंट्स हैं, और फ्रेम के एलिमेंट्स हमें पता है कि ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं. सो एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ एनी फ्रेम इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एंड दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस टर्मिनोलॉजी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. क्योंकि एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ एनी फ्रेम इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. इन मैट्रिसेस को हम लीनियर अलजेब्रा में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, एंड दिस इज अ टर्मिनोलॉजी फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा. एंड द एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ एनी फ्रेम इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स. सो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, उसकी जो फर्स्ट रो है वो A11, A12, A13 है. उसकी जो सेकंड रो है इट इज A21, A22, A23, and the third row is given by A31, A32, A33. Then I can define transpose of this A to be A transpose is a matrix जिसका जो फर्स्ट कॉलम है वो A की फर्स्ट रो है. सो द फर्स्ट कॉलम इज A11, A12, A13, and the second column is A21, A22, A23, and the third column is basically A31, A32, A33. So इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कोई सा गिवन है, उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में लिखते हैं, तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स A है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then what is A transpose? A transpose जैसा कि हमने डिफाइन किया, the first column is the first row, so it is 1, 2, 3. What is second column? It is the second row, 4, 5, 6. What is the third column? It is the third row of A, 7, 8, 9. Similarly, अगर मेरे पास कोई और मैट्रिक्स B है, let's say it is given by 1, 3, 7, -1, 0, 5,
and 7, 11, 9. Then what is B transpose? So B transpose is equal to, the first column is 1, 3, 7, the second column is -1, 0, 5, and the third column is 7, 11 and 9. एक चीज़ आप नोट करें कि बेसिकली जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ रही. डायगोनल एंट्रीज वैसे ही आएंगी. सो सिमिलरली इन दिस केस 1 remains at its place, 5 remains at its place, and 9 remains at its place. So this is one of the observation of taking the transpose of a matrix. So next is properties of orthogonal matrix. If A is a 3 cross 3 orthogonal matrix, then the matrix product of A with A transpose is equal to identity. So in other words, अगर मेरे पास कोई सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A है और अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ और उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. सो लेट्स सी, मैं एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेता हूँ, लेकिन मैं कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लूँ? हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इट इज़ वेरी इजी. हमें पता है कि जो एटीट्यूड मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होता है हमेशा. So I can take any attitude matrix and it will be an orthogonal matrix. So let's take this frame 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. एक मैंने फ्रेम ले लिया और इससे मैं एटीट्यूड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा. What is the attitude matrix corresponding to this frame? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so what is A transpose? A transpose is basically the first column is the first row, 1 0 0 0 1 0, which is the second row of A, becomes the second column of A, and 0 0 1, which is the third row, becomes the third column. और in this case आप देख सकते हैं A is equal to A transpose. It is a very special matrix जिस केस में A is equal to A transpose आ गया है. In general this does not happen. So what is A into A transpose? So what is A? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So इस केस में आपके पास इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. और ऐसा आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट. कोई से भी दो वेक्टर्स लिए मैंने V and W, and these vectors are from the tangent space to R3 at point P. किसी भी tangent space TP of R3 से मैंने दो vectors ले लिए. How to take the cross product of these two vectors? V cross W is equal to first row में आप जो frame है U1 of P, U2 of P, U3 of P, ये जो special frame है इसके आप एलिमेंट्स लिखेंगे. जो सेकंड रो है उसमें V के कंपोनेंट्स लिखेंगे आप, V1 V2 V3, और जो थर्ड रो है उसमें आप W के एलिमेंट्स लिखेंगे. एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स V and W. और ये जो वेक्टर आप निकालेंगे V क्रॉस W, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ TP ऑफ R3. इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिया था. तो अगर मैं किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूं तो हमने ये देखा था कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. इसका आंसर कोई नंबर आएगा हमारे पास, कोई रियल नंबर आएगा. लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि V क्रॉस W जो है हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है. इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ TP ऑफ R3. इट इज़ अ वेक्टर. सो दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास वेक्टर आएगा और डॉट प्रोडक्ट आपके पास स्केलर आएगा.
सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? बेसिकली अगर मेरे पास कोई सा भी वेक्टर ए गिवन है और कोई सा भी वेक्टर बी गिवन है, देन क्रॉस प्रोडक्ट इज बेसिकली ए वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे अगली डिस्कशन में। और जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपको एरिया देगा ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to V cross W, the length of this vector. Okay, so let's say मेरे पास एक वेक्टर V है which is 1 3 minus 1, and this is vector, tangent vector to R3 at point P. And let's say I have another vector W, minus 1 0 6, and once again this is a tangent vector to R3 at point P. How to take the cross product of V and W? So V cross W is equal to U1 of P, U2 of P, U3 of P. जो फर्स्ट रो है वो तो U1 of P, U2 of P, U3 of P हो गई। जो सेकेंड रो है वो आपके पास V1, V2, V3 आएगी। सो व्हाट इज V1? 1 3 minus 1। और जो थर्ड एंड लास्ट रो है वो आपके पास W1, W2, W3 आएगी। सो दिस इज -1 0 and 6। So there is an important observation about this definition. There is an ordering in the rows. अगर V cross W है तो मेरे पास जो सेकंड रो है वो V1, V2, V3 आएगी, और जो थर्ड रो है वो W1, W2, W3 आएगी। लेकिन अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं तो रोज का ऑर्डरिंग आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। सो इस डिटर्मिनेंट को अब एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे पास 3 स्पेशल वेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे ताकि आगे कंप्यूटेशंस में हमारे पास ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। सो U1 of P 3 into 6 minus -1 into 0, so it is 3 into 6 minus 0 minus U2 of P into -1, so 1 into 6 minus -1 into -1, which is +1, so -1. U3 of P into 1 into 0 minus -3, so 1 into 0 plus 3. So इसको अब सिंप्लीफाई कर लें आप। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या आएगा? 18 U1 of P minus 5 U2 of P plus 3 U3 of P. Okay, so given V and W, which are two tangent vectors to R3 at point P, we can calculate the cross product of V and W in this way. और at the end आप देख सकते हैं आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आई है। The cross product of V and W is a vector quantity. So what is U1 of P? U1 of P is 1 0 0, a vector. इस वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक वेक्टर आएगा। What is U2 of P? U2 of P is 0 1 0. इस वेक्टर को स्केलर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और वेक्टर आएगा। Similarly, what is U3 of P? This is equal to 0 0 1. इसको मैं एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, एक और वेक्टर आएगा। And addition of 3 vectors is a vector. So V cross W is a vector quantity, and it is a vector which is a tangent vector
to R3 at point P. Okay. Properties of cross product. So there is an important observation from the definition of the cross product. So what is the observation? The cross product of two vectors. So let's go back and see the definition. The cross product of V and W is defined in terms of the determinant. So it is the determinant of a 3x3 matrix. So इसका मतलब है जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने लीनियर अलजेब्रा में की हैं, हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करके तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिराइव कर सकते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी डिराइव इज बेसिकली दिस प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. और इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें. व्हाट इज ए यू प्लस बी वी क्रॉस डब्ल्यू. सो ए यू प्लस बी वी. So what is AU plus BV? This is A U1 U2 U3 plus B V1 V2 V3, which is equal to A U1 plus B V1 A U2 plus B V2 A U3 plus B V3. So if W is equal to W1, W2, W3, then what is AU plus BV cross W? So AU plus BV cross W is equal to, what is the first row? U1 of P, U2 of P, U3 of P. What is the second row? AU plus BV, क्योंकि AU plus BV फर्स्ट आ रहा है, so इसको आप सेकेंड रो में लिखेंगे AU1 plus BV1. So U2 of P, AU2 plus BV2, U3 of P, AU3 plus BV3. और what is the third row? W के components, W1, W2, W3. Now using the properties of the determinant, this is equal to U1 of P, U2 of P, U3 of P plus U1 of P, U2 of P, U3 of P. इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ. So this is equal to A U1 A U2 A U3 W1 W2 W3, and this is equal to B V1 B V2 B V3 and W1 W2 W3. So this is equal to, और हमने ये भी पढ़ा कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, so this is the same as multiplying any one of the row or any one of the column by that particular number. So अगर मैं किसी नंबर let's say A को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, so it is the same as multiplying the determinant V cross W by this number A. Similarly the number B, इसको हम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. अगर मैं इसको इस डिटर्मिनेंट से बाहर लेके जाना चाहूँ, सो इसको मैं इजीली लेके जा सकता हूँ. इट इज इक्वल टू V cross W. So A into U cross W plus B into V cross W. So this proves the first property, which says that the cross product is distributive over addition, as well as it also respects or preserves the scalar multiplication, and hence this is linear, and it is linear from both sides. So using the same property of the determinants, we can prove the second property, and I am leaving this as an exercise. Okay. So another property of cross product, alternation rule. If V and W are tangent vectors to R3 at point P, then V cross W is equal to minus W cross V. So why this happens? So once again we can use properties of determinants. So if I have V cross W, then V cross W is equal to U1 of P, U1 W1, U2 of P, V2 W2, and U3 of P,
V3 W3 and the determinant of this 3x3 matrix. हमने ये पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा में कि if I interchange any two rows of the matrix, then the determinant will be multiplied with a minus sign. So for example, इसमें मैं अगर second और third row को interchange कर दूं, then there will be a minus sign outside the determinant. So U3 of P, W1, W2, W3, V1, V2, V3, and what is this? By definition this is equal to minus W cross V. और इस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं by taking an example. Let's say हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है, let's say 1 2 3 4, उसका डिटर्मिनेंट है. So what is the determinant of this matrix? So 4 minus 6 which is equal to minus 2. लेकिन अगर मैं इन दो रोज को इंटरचेंज कर दूं, so let's say that matrix is B और इसका determinant क्या होगा? The determinant of that matrix by interchanging the rows. So 6 minus 4 which is equal to 2. और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं माइनस से डिफर कर रहे हैं. एक को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. सो सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स के केस में भी ऐसे ही होता है. और यहाँ अगर मैंने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस W क्रॉस V. सो सिमिलरली हमने एक और प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी डिटर्मिनेंट्स की. अगर कोई सी दो रोज इक्वल हो जाएं, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. सो अगर मैं V क्रॉस V लूं तो इसमें व्हाट इज द सेकंड रो? कंपोनेंट्स ऑफ V, V1 V2 V3. व्हाट इज द थर्ड रो? V1 V2 V3. सो लेट्स write down here what is V cross V. This is equal to U1 of P, U2 of P, U3 of P, and the second row is U1 V1 V2 V3. The third row is V1 V2 V3. So the second and third row are equal, so which means the determinant of this matrix is 0, the 0 vector. और 0 वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स हैं 0 0 0. So using the properties of the determinants we can derive properties of the cross product. So इसको हम geometrically देखना चाहें तो the cross product of A cross B is a vector which is orthogonal to A and B, and minus A cross B is basically B cross A. So अगर मैं A क्रॉस B लूँ तो एक वेक्टर आएगा एक डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं B क्रॉस A लूँ तो दूसरी डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट, क्योंकि दे आर डिफरिंग बाय ए नेगेटिव साइन. सो इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट, इट विल बी द सेम वेक्टर बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. हमने अभी बार बार देखा कि the cross product of two vectors is orthogonal to both of the vectors. So how to determine this direction? जैसे कि हमने अभी देखा कि एक डायरेक्शन में अगर जाएं तो पॉजिटिव साइन है, दूसरी डायरेक्शन में जाएं तो नेगेटिव साइन है. हाउ टू एक्चुअली डिटरमिन कि A क्रॉस B कौन सी डायरेक्शन में और B क्रॉस A कौन सी डायरेक्शन में. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी कैन डिटरमिन दिस यूजिंग द राइट हैंड रूल. एंड व्हाट इज द राइट हैंड रूल? अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है एक वेक्टर V और B का, तो हम अपना राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड में हम वेक्टर V क्रॉस B, अगर V क्रॉस B कर रहे हैं तो V से स्टार्ट लेंगे. हम अपनी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उसको कर्ल करेंगे फ्रॉम द वेक्टर V टू B, और जैसे ही उसको आप कर्ल कर लेंगे तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन शो करेगा V क्रॉस B की. सो ये हम राइट हैंड से करेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल. सो राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. कोई सा वेक्टर V लें, कोई सा वेक्टर B लें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट
उसकी डायरेक्शन आपने डिटरमिन करनी है। राइट हैंड लें, राइट हैंड में जो फर्स्ट वेक्टर है v, वहां से अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करें टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, तो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ द थंब है वो डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b शो कर रहा है। और इसी राइट हैंड रूल को अगर आप अप्लाई करें और डिटरमिन करें व्हाट इज b क्रॉस v, सो आप देखेंगे कि b क्रॉस v जब आप डिटरमिन करेंगे और ये जो आप कर्ल करेंगे, बेसिकली कोई से भी मैं दो वेक्टर्स लूं v एंड b, उन दोनों के दरमियान दो एंगल्स हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज 2 पाई माइनस थीटा, सो देयर आर टू एंगल्स बिटवीन v एंड b। सो हम कौन से एंगल के थ्रू चलेंगे? हम उस एंगल के थ्रू चलेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट, सो स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल्स। अगर मैं v से b में जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं इस डायरेक्शन से जाऊंगा, मैं इस डायरेक्शन से नहीं जाऊंगा, मैं जो स्मॉलेस्ट डायरेक्शन है वहां से जाऊंगा। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल्स इन फैक्ट। सो स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल्स के थ्रू मैं जाऊंगा। v टू b जाऊं तो v क्रॉस b की डायरेक्शन आएगी। सिमिलरली अगर मैं b क्रॉस v की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं b टू v जाऊंगा और आप देखेंगे अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपके पास जो b क्रॉस v की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगी टू द v क्रॉस b। So we can say that by applying right hand rule we can determine that b cross v is equal to minus v cross b. So this right hand rule tells you the direction of the cross product of two vectors. आप कर्ल करें अपनी फिंगर्स को, fingers of your right hand from v to b through the smallest angle, then the direction of the thumb is basically the direction of v cross b. और इससे आप ये भी देख सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड w इज ऑर्थोगोनल टू बोथ v एंड w। इस चीज को हम प्रूव करते हैं। व्हाट इज v क्रॉस w? सो v क्रॉस w बाय डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस। फर्स्ट रो इज u1 ऑफ p, u2 ऑफ p, u3 ऑफ p, तीन यूनिट वेक्टर्स आपने लिख दिए हैं। सेकेंड रो इज v1, v2, v3 एंड थर्ड रो इज w1, w2, w3। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ अगर मैंने ये प्रूव करना है दैट v क्रॉस w is orthogonal to both v and w, how to prove that? So one way to prove that v cross w is orthogonal to v and w is to take the dot product of v and v cross w and prove that this is 0. So this is the question mark, that is this 0? Secondly, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं v क्रॉस w का with w, then the question is this 0 as well? अगर ये दोनों 0 हैं then we can say that the cross product of v and w is orthogonal to both v and w. Now there are many ways to prove this thing. So first way is basically आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। बट देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट दिस थिंग और टू प्रूव दिस थिंग। सो व्हाट इज द सेकंड वे? सो फॉर दिस ऑब्जर्व हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट्स go through the dot product again. If I have a vector v which is given, let's say a1i plus a2j plus a3k. Similarly, there is a vector w which is given by b1i plus b2j plus b3k. So how to calculate the dot product of v and w? We know the definition that v dot w is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. लेकिन इसी डेफिनेशन को हम एक और वे से भी देख सकते हैं। अगर मैं वेक्टर v लूं और w डॉट v कैलकुलेट करना है मुझे, और वेक्टर v में मैं रिप्लेस कर दूं i यूनिट वेक्टर को, j यूनिट वेक्टर्स को और k यूनिट वेक्टर को, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को मैं रिप्लेस कर दूं विद b1, b2 एंड b3।
सो अगर मैं V में I, J, K को रिप्लेस कर दूं विद B1, B2, B3, then I will be getting the dot product of V and W. So A1 as it is आएगा, I की जगह मैं W का फर्स्ट कंपोनेंट लिख दूं V1, A2 वैसे ही आएगा, J की जगह मैं W का सेकंड कंपोनेंट लिख दूं, प्लस A3 वैसे ही आएगा, और K की जगह मैं W का थर्ड कंपोनेंट लिख दूं. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, और यही वो डेफिनेशन है जो हमने की थी. सो इस ट्रिक को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. हमारे पास V क्रॉस W तो गिवन है. इसमें जो तीन यूनिट वेक्टर्स गिवन है वो U1 ऑफ P, U2 ऑफ P और U3 ऑफ P है. अगर मुझे कैलकुलेट करना है V डॉट V क्रॉस W, सो मैं क्या करूंगा, जैसा कि हमने इस ट्रिक में देखा हाउ टू कैलकुलेट W क्रॉस V, मैं A का फर्स्ट कंपोनेंट वैसे लिखूंगा, उसके I वेक्टर को रिप्लेस कर दूंगा विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ W. सो अगर मुझे V क्रॉस W का डॉट प्रोडक्ट लेना है V के साथ, तो मैं क्या करूंगा, जो V क्रॉस W का I कंपोनेंट है U1 ऑफ P, उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं V1 के साथ. सो दिस इज इक्वल टू V1. सो रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन सेम. और सिमिलरली जो सेकंड यूनिट वेक्टर है U2 ऑफ P, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा विद द सेकंड कंपोनेंट ऑफ V. सो इसमें जो कंपोनेंट फॉर्म है V की वो मैं ये ले रहा हूँ. सो सेकंड कंपोनेंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद सेकंड यूनिट वेक्टर्स U2 ऑफ P. सो V2 यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली जो थर्ड यूनिट वेक्टर U3 ऑफ P, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा विद द थर्ड वेक्टर, विद द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. So V dot V cross W is equal to the determinant of this matrix. Once again, first row is the same as the second row, and if two rows of a matrix are same, then the determinant of that matrix is 0. So this is 0 by properties of determinant. Similarly, what is W dot V cross W? So हम रिप्लेस कर देंगे U1 of P को with W1, U2 of P को with W2, U3 of P को with W3. So W1, W2, W3, V1, V2, V3 and W1, W2, W3. The first and third row are same. So by the same property of the determinant, this is equal to 0, and so this implies that V cross W is orthogonal to, is perpendicular to V and W. Okay, so the next result is about the length of this cross product. So the length of the cross product is such that the square of the length is basically V dot V into W dot W minus V dot W square. So what is V dot V? It's a number, it's a scalar. What is W dot W? Once again it's a scalar. And what is V dot W? It's a scalar. So तीन scalars हैं, उनको आप multiply और subtract कर रहे हैं, तो आपके पास एक scalar आएगा which is basically square of the length of this vector. So how to prove this thing? We start from the definition of V cross W. So what is V cross W? U1 of P, U2 of P, U3 of P, V1, V2, V3, W1, W2, W3. इसको expand कर दें, आपके पास components आ जाएंगे V2 W3 minus V3 W2, U1 of P minus V1 W3 minus V3 W1,
u2 of p plus v1 w2 minus v2 w1 u3 of p. Now what is the norm square of v? So v क्रॉस w ले, उसका नॉर्म स्क्वायर किसके बराबर होगा? दिस इज जस्ट v क्रॉस w डॉट v क्रॉस w. सो v क्रॉस w ले, इट्स अ वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें विद इटसेल्फ, इट इज द स्क्वायर ऑफ द norm, or basically it is square of the length of v and w. So what is the dot product of v cross w with itself? Basically आप same component को same component से multiply करें, so you will get v2 w3 minus v3 w2 square plus v1 w3 minus v3 w1 square plus v1 w1 minus v2 w1 square. So this is the dot product of v cross w with itself, which is a scalar. अब इन स्क्वायर्स को आप एक्सपेंड कर सकते हैं. We will get v2 square w3 square plus v3 square w2 square minus 2 v2 v3 w2 w3 plus v1 square w3 square plus v3 square w1 square minus 2 v1 v3 w1 w3 v1 square w2 square plus v2 square w1 square minus 2 v1 v2 w1 w2. इसको मैं एक और वे से भी लिख सकता हूँ, which is just equal to v1 square. So this term, which is w3 square, and basically this term plus w2 square, okay, plus इस टर्म को v2 w3, so v2 square w3 square plus this term v2 square w1 square, so w1 square. So plus I can write down equal to this term v3 square w1 square and this term plus w2 square plus the rest of the terms as it is, minus 2 v1 v2 w1 w2 minus 2 v1 v3 w1 w3 minus 2 v2 v3 w2 w3. Okay, so this is v cross w नॉर्म स्क्वायर. डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने v क्रॉस w का विद इटसेल्फ और इसको मैंने रीअरेंज करके इस तरीके से लिख दिया. सो नेक्स्ट आई कैलकुलेट व्हाट इज v डॉट v इंटू w डॉट w. सो व्हाट इज v डॉट v? दिस इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर. व्हाट इज w डॉट w? दिस इज w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस w3 square. So I can write it down in the following way: v1 square w1 square plus w2 square plus w3 square plus v2 square w1 square plus w2 square plus w3 square plus v3 square w1 square plus w2 square plus w3 square. अब दोबारा लास्ट पेज पे चलते हैं. हम इन तीन टर्म्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन में. सो दिस टर्म एंड दिस टर्म. सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इन तीनों टर्म्स को हम
लिखने की कोशिश करते हैं. सो इनको अलहदा से लिख लें. सो v1 स्क्वायर w2 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर w1 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर. अगर आप देखें तो हमने इन्हीं टर्म्स को लिखा है. v1 स्क्वायर w3 स्क्वायर w2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w3 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इंटू w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर. सो इन तीनों टर्म्स को लिख दिया और हमारे पास कुछ टर्म्स बच जाएंगी विच आर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर w3 स्क्वायर. अब हम ऐसे करते हैं कि v डॉट v इंटू w डॉट w v क्रॉस w नॉर्म स्क्वायर. सो क्या बन जाएगा, हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज द सेम एज दिस फर्स्ट टर्म. सिमिलरली द सेकंड टर्म इज द सेम एज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज द सेम एज थर्ड टर्म. सो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये तीन टर्म्स. सो दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर w3 स्क्वायर माइनस, और दोबारा लास्ट पेज पे चलते हैं. ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इन टर्म्स में एक नेगेटिव साइन आ रहा है. सो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव बन जाएगा. सो 2v1 v2 w1 w2 प्लस 2v1 v3 w1 w3 प्लस 2v2 v3 w2 w3. और अगर आप गौर से देखें दिस इज इक्वल टू v डॉट w स्क्वायर. सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस v3 w3 होल स्क्वायर. सो ये आप देख सकते हैं इजीली दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म. सो विच इज इक्वल टू v डॉट w स्क्वायर. सो v डॉट v इंटू w डॉट w minus norm of v cross w square is equal to v dot w square. So this implies v dot v into w dot w minus v dot w square is equal to norm of v cross w square. और ये वो चीज़ है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे. So this is the thing that we wanted to prove. So the length square of the cross product of v and w can be calculated in this way. This is equal to v dot v multiplied by w dot w minus v dot w square. So this is a simple way of calculating the square of the norm of v cross w. Now what is geometric interpretation of v cross w? अगर मैं कोई सा भी वेक्टर v लूं और कोई सा भी वेक्टर w लूं, कोई सा एक वेक्टर w लूं, let's say this vector is w, is not u, this is w. So what is v cross w? This is basically the length or the norm of this vector v cross w will give you area of this parallelogram. So v और w को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये दो साइड्स बनेंगी ऑफ ए पैरेललोग्राम की. इन दो साइड्स को आप बेसिकली एक और तीसरी और चौथी साइड बना के आप एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं. सो दिस वेक्टर इज द सेम एज w एंड दिस वेक्टर इज द सेम एज v. सो दिस विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम और इसका जो एरिया है वो आप इस क्रॉस प्रोडक्ट से इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द ज्योमेट्रिक इंपॉर्टेंस of the cross product. If you want to find area of a parallelogram with sides v and w, you can use the cross product to calculate the area of that parallelogram. So let's not be confused about the dot product and cross product. So cross product is a vector, dot product is a number, और dot product आप use कर सकते हैं to check
when the two vectors are orthogonal or not, और क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है. अगर कोई दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो इन जनरल नहीं होगा. और since cross product of two vectors is another vector, so we can determine its direction with the right hand rule. और right hand rule आपको बताएगा कि what is the direction of A cross B. So last हमारे पास आज के जो टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. So what is ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट? अगर हमारे पास कोई से तीन वेक्टर्स हैं u, v and w, then the triple scalar product of u, v and w is the number u dot v cross w. So we know that what is v cross w? V cross w is a vector and u is a vector. So when I will take the dot product of these two vectors, I will get a number. So that's why this triple scalar product is a number. And we can also write it down as u1, u2, u3 in the first row, in the second row v1, v2, v3, in the third row w1, w2, w3. So ये वही चीज़ है जो आज के लेक्चर में हमने देखी थी, हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट आप रिप्लेस कर दें u1 ऑफ p, u2 ऑफ p और u3 ऑफ p को कंपोनेंट्स ऑफ u के साथ, विच आर u1, u2, u3. सो दिस इज द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. और इन जनरल जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो आपको एरिया ऑफ द पैरेललोपिड देता है. सो दिस काइंड ऑफ क्यूबॉइड थिंग. सो इसका अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सो इन जनरल ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है ये आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड देता है. सो अगर मेरे पास कोई से तीन वेक्टर्स हैं u, v एंड w, सो एक साइड मेरे पास u है, दूसरी साइड मेरे पास v है और तीसरी साइड मेरे पास w है. इन तीनों साइड्स के साथ जो पैरेललोपिड बनेगी उसका अगर मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूं. सो दिस इज द साइड W. सो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका वॉल्यूम आ जाएगा. सो द वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस नंबर. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्यूब है, कोई क्यूब इन R3, and we want to calculate its volume. We know that the volume of a cube is 1 into 1 into 1. So अब देखते हैं कि क्या इस फार्मूले से भी हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. So let's say this is origin 0 0 0. What is this vector? We can just say this is along y axis, this is along x axis and this is along z axis. So this vector is 0 1 0 and this vector is 1 0 0 and this vector is basically 0 0 1. तीन वेक्टर्स गिवन है. हमने उन तीनों वेक्टर्स का अगर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो मेरे पास इस क्यूब का वॉल्यूम आएगा. सो लेट्स कैलकुलेट. सो लेट्स से दिस वेक्टर इज u, this vector is v and this vector is w. So what is u dot v cross w? So what is the vector u? 0 1 0 0 1 0. What is the vector v? This is 1 0 0. So 1 0 0. What is the vector w? This is 0 0 1. So let's calculate the determinant of this matrix. This is just 0 into 0 minus 0, so just 0, minus 1, so 1 into 0 0 0 multiplied by 1 minus 0, so plus 0. So this is equal to minus 1. Since the volume can't be negative, so we take the mod of u dot v cross w, which is equal to 1. So in general आपके पास with plus minus u dot v cross w is volume of the parallelepiped, or you can say that the mod of u dot v cross w is volume of the
parallelepiped. So this is the end of the lecture. So we reviewed some formulas for the dot product, how to calculate the components of a vector in a frame, and then we calculated the attitude matrix corresponding to a frame, and then after that we defined cross product and its geometric properties. और उसके बाद हमने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट किया और ये देखा कि दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिपेड. और डॉट प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ. सो फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट आपके मूव करते हैं इन स्पेस, इनकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं. So this is one of the important applications, and there are many more applications of the dot product. Next time हम curves के बारे में पढ़ेंगे और for example ये देखेंगे what is length of a curve, how to calculate length of a curve and the related properties. This is the end of the lecture. Thank you very much.